जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 महीने का एक टाइमलाइन दिया है जिसके अंदर एनपीएस में जो कार्मिक हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने आप को यूपीएस में माइग्रेट कर सकते हैं। पर एनपीएस और यूपीएस के क्या फीचर्स हैं इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज की जो वीडियो है उसमें आपको यूपीएस के फीचर्स के बारे में बहुत ही आसानी से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मेरी जानकारी का जो आधार है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नोटिफिकेशंस हैं और उनके जो सर्कुलर्स हैं उसके आधार पर बेस्ड है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस जानकारी को आसान शब्दों में आप तक पहुंचाऊं। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये जो यूपीएस स्कीम है, ये पेंशन इसमें स्टार्ट कब होगी। इसमें जो पेंशन स्टार्ट होने का प्रोविज़न है वो है एज ऑफ सुपर एन्युएशन, यानी कि आपकी जो रिटायरमेंट एज है, चाहे वो 60 साल हो, 62 हो या 65, जो भी आपकी रिटायरमेंट एज है, डेट ऑफ सुपर एन्युएशन से इसमें पेंशन स्टार्ट होगी। इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एम्प्लॉय को मिनिमम सर्विस 10 ईयर्स की हुई होनी चाहिए, तब जाके वो पेंशन के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन मिनिमम सर्विस जो 10 ईयर्स की है इसमें आपको फुल अश्योर्ड पेंशन नहीं मिलेगी, इसमें आपको कुछ कंपोनेंट मिलेगा पेंशन का। अगर आपको पूरी पेंशन, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में एक अश्योर्ड पेंशन मिलती थी जो कि 50% ऑफ द लास्ट सैलरी ड्रॉन, जो लास्ट सैलरी आपने ली है उसकी होती थी, उसके लिए आपको 25 साल की सर्विस करना ज़रूरी है, 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर यूपीएस में आप 25 साल की सर्विस करते हैं, उसके बाद अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो आपकी फुल पेंशन आपको मिलेगी। लेकिन पेंशन स्टार्ट कब होगी? जो आपकी डेट ऑफ सुपर एन्युएशन होगी। अगर आप 60 साल में रिटायर होने वाले थे लेकिन आप 52 साल में नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया 25 साल की सर्विस से, तो भी आपकी पेंशन तो 60 में ही स्टार्ट होगी। आगे चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो बहुत लोग अब तक इसमें समझ नहीं पाए हैं, वो समझना आपको बहुत ज़रूरी है। यूपीएस में 3 टाइप के कॉर्पस होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल कॉर्पस, एक होता है पूल कॉर्पस, और एक जिसे हम कहते हैं बेंचमार्क कॉर्पस। तो जो इंडिविजुअल कॉर्पस होता है उसमें 10% ऑफ द बेसिक प्लस डीए एम्प्लॉय देता है, और सेम अमाउंट 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए गवर्नमेंट देती है। ये इंडिविजुअल कॉर्पस व्यक्ति के अपने इंडिविजुअल कॉर्पस में इकट्ठा होता है। ये जो इंडिविजुअल कॉर्पस होता है इसको आप देख सकते हैं अपना प्रान नंबर डाल के, जो वेबसाइट है पीएफआरडीए द्वारा कई वेबसाइट्स बनाई गई है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है पूल कॉर्पस जिसमें 8.5% बेसिक प्लस डीए का गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता है, ना कि हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि बेंचमार्क कॉर्पस, बेंचमार्क कॉर्पस क्या होता है? देखिए, जो इंडिविजुअल कॉर्पस है जिसमें 10% गवर्नमेंट और एम्प्लॉय ने दिया है, अगर उसको डिफ़ॉल्ट स्कीम में इन्वेस्ट किया, मतलब डिफ़ॉल्ट मोड पे लगा के अगर उसको छोड़ दिया जाता और जितना कॉर्पस इकट्ठा होता, उसको बोला जाता है बेंचमार्क कॉर्पस। इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। कॉर्पस एक्चुअली 2 ही होते हैं, इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस। बेंचमार्क कॉर्पस मतलब एक स्टैंडर्ड है कि अगर इंडिविजुअल कॉर्पस को डिफ़ॉल्ट स्कीम में लगा के छोड़ दिया गया है तो जो अमाउंट इकट्ठा होगा वो होगा बेंचमार्क कॉर्पस। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एक व्यक्ति का। एग्जाम्पल लिया है एम्प्लॉय का, जिसका बेसिक पे है 1 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डीए है 3%, और मैंने सपोज किया है कि उसका बेंचमार्क कॉर्पस था 2 करोड़ रुपए। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर उसका बेंचमार्क कॉर्पस 2 करोड़ रुपए था, ठीक है, तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती है? तो हमको इसके लिए एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो इंडिविजुअल कॉर्पस होता है हमारा, आज भी एनपीएस में भी, उसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि हम उसमें फंड मैनेजर बदल सकते हैं, जैसे कि हम उसको ऑटो या फिर दूसरे मोड्स पे रख सकते हैं। उसमें अलग अलग मोड्स होते हैं, डिफ़ॉल्ट मोड होता है, एक्टिव मोड होता है। अब एक्टिव मोड में अगर आप जाते हैं उसमें कुछ इस तरह की होती है कि LC25, LC50 या हाई रिस्क चाहिए तो आपको अलग अलग स्कीम्स होती है, और एक होता है डिफ़ॉल्ट पैटर्न। तो ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है एनपीएस का, इसको हम डिस्कस करेंगे। पर इतना आपकी समझ के लिए मैं बता दूं
कि इंडिविजुअल कॉर्पस को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं या डिफॉल्ट में रख सकते हैं। अब जो मैंने आपको उदाहरण दिया था, मान लीजिए प्लान ए मैंने लिया, जिसमें मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसको थोड़ा एग्रेसिवली चलाया और मुझे प्रॉफिट हुआ ज़्यादा। तो मेरा बेंचमार्क कॉर्पस था 2 करोड़ और मेरा इंडिविजुअल कॉर्पस हो गया 2.5 करोड़। तो मेरे पास कितना हो गया? 50 लाख एक्स्ट्रा। तो अब जब रिटायरमेंट का टाइम होगा, मेरे बेंचमार्क कॉर्पस से अगर मेरे इंडिविजुअल कॉर्पस में जो भी अमाउंट ज़्यादा है, लेट्स से 50 लाख रुपए ज़्यादा है, तो ये 50 लाख रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे। और अगर प्लान बी लिया, मान लीजिए मैंने इन्वेस्ट किया, क्योंकि इंडिविजुअल कॉर्पस को आप अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं, इक्विटी खरीदते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदते हैं। मान लीजिए उस समय मार्केट गिर गया, किसी वजह से आपको उसमें लॉस हो गया इंडिविजुअल कॉर्पस में, और लेट से वो 1.5 करोड़ का था और बेंचमार्क कॉर्पस 2 करोड़ का था। उस कंडीशन में आपको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे सो दैट आपकी अश्योर्ड पेंशन आपको मिल पाए। ये इसमें एक तरह का बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। अगर आपको सेफ रहना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि इंडिविजुअल कॉर्पस को डिफॉल्ट मोड पे लगा के छोड़ दीजिए, वो अपने आप बेंचमार्क कॉर्पस के इक्वल हो जाएगा। इससे आपको जो लास्ट आपकी सैलरी होगी 12 महीने की, उसका जो एवरेज है उसके हिसाब से आपका बेसिक कैलकुलेट हो जाएगा, उसमें डीए जुड़ता जाएगा और हर साल डीए बढ़ते बढ़ते जिस तरह से ओल्ड पेंशन में होता था उसी तरह से आपको बेसिक प्लस डीए की सैलरी मिलती जाएगी। इसके अलावा अगर यूपीएस लेते हैं तो और भी कई चीज़ें आपको बेनिफिट मिलती है, जो कि ओपीएस में भी मिलती थी और एनपीएस में भी मिलती है। वो क्या है? उनमें एक चीज़ है जो एनपीएस में नहीं मिलती, वो है लंप सम पेमेंट। इसको भी हम देखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दोनों में, ओपीएस में भी मिलती थी और एनपीएस में भी मिलती है। वो है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन होता है 15 डिवाइडेड बाय 26 इंटू बेसिक प्लस डीए इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस। तो लेट्स से जो मैंने एग्जाम्पल लिया था कि बेसिक है 1 लाख, डीए है 3%, मतलब 3000, ईयर्स ऑफ सर्विस हुई 30, तो 15 बाय 26 इंटू 1,03,000 इंटू 30, ये आएगा लगभग 17,82,000 रुपये, 17.82 लाख आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। इसी तरह से ईएल का इनकैशमेंट, अगर आपकी 300 डेज की ईएल जमा है तो आप उस तरह का भी इनकैशमेंट ले सकते हैं। अभी इसमें जो यूपीएस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लंप सम पेमेंट। ये लंप सम पेमेंट क्या है? लंप सम पेमेंट मतलब जब आप रिटायर होंगे तो आपको एक मुश्त एक राशि दी जाएगी। उसका फॉर्मूला है 1/10 इंटू बेसिक प्लस डीए इंटू नंबर ऑफ 6 मंथ्स पीरियड। जितने नंबर ऑफ 6 मंथ पीरियड आपने सर्विस में कंप्लीट की है। एग्जाम्पल, अगर आपने 30 साल की सर्विस कंप्लीट की तो नंबर ऑफ 6 मंथ्स कितने हो गए? 30 इंटू 2 60। अगर आपने 25 साल की सर्विस कंप्लीट की तो नंबर ऑफ 6 मंथ्स पीरियड हो गए 50। तो कुल मिला के 1/10 इंटू जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है, नंबर ऑफ 6 मंथ पीरियड करेंगे तो जो मैंने माना था कि 1 लाख बेसिक, 3000 डीए इंटू नंबर ऑफ 6 मंथ पीरियड, जो कि हमारे केस में 30 ईयर की सर्विस में है 60, तो लगभग वो एक राशि बन के आएगी 6.1 लाख रुपीस। तो ये चीज़ें जो है ये यूपीएस में आपको बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम योर अश्योर्ड पेंशन, ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको यूपीएस लेना चाहिए या एनपीएस। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो यूपीएस का कॉर्पस है, इंडिविजुअल कॉर्पस, उसमें से पैसे भी निकाल सकते हैं। तो उसका रूल क्या है कि रिटायरमेंट के टाइम पे आप 60% ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस, जैसे हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्या माना कि हमारा इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर हो और वो 2 करोड़ रुपए होता, तो आप 2 करोड़ का 60% यानी 1.2 करोड़ रुपए निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। बाकी जो अश्योर्ड पेंशन होगी आपकी वो फिर 80 लाख के हिसाब से मिलेगी आपको, राइट। तो अश्योर्ड पेंशन जो होनी थी वो कम हो जाएगी। जितना अमाउंट आप निकालेंगे, लेट्स से आपने 30% निकाला तो उसके हिसाब से आपकी पेंशन, जो अश्योर्ड पेंशन आपको मिलनी है, गारंटीड पेंशन, वो कम होती जाएगी। अगर आप 100% रखते हैं तो आपको पूरी पेंशन वो मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी डेथ हो जाती है बाय द वे, तो जो ओल्ड पेंशन का नियम है कि 60% ऑफ पेंशन आपकी स्पाउस को मिलेगी। इस पे डीए लगेगा हर महीने, हर बार जब डीए इंक्रीज होगा तो आपकी पेंशन पे डीए इंक्रीज होता जाएगा। इसमें पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है। आप 3 बार पूरी सर्विस में इसको विड्रॉ कर सकते हैं और मैक्सिमम 25% ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को आप निकाल सकते हैं।
और इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे घर बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए या सेल्फ ग्रोथ स्किल डेवलपमेंट के लिए करना है। अब यूपीएस के फीचर्स तो हमने समझ लिए, इसमें एक मुद्दा यह है कि एनपीएस अच्छा है या यूपीएस। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। आपको, अगर मेरी जो राय है कि अगर आपको अपने पैसे को निवेश करना आता है, आपको अपने पैसे को फंड मैनेजर्स चेंज करना, एनपीएस में जो ऑप्शंस हैं कि फंड मैनेजर्स चेंज करने का ऑप्शंस है, उसमें अलग अलग ऑटो एक्टिव मोड्स हैं, उसमें किस तरह से इक्विटी ज़्यादा रख सकते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट बॉन्ड रख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आपको करना आती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है एनपीएस में आपका कॉर्पस बड़ा हो, राइट। और यूपीएस जो है वो आपको एक अश्योरिटी देता है, एक इंश्योरेंस देता है एक तरह का, कि अगर 25 ईयर्स ऑफ सर्विस आपने कंप्लीट की है तो आप अश्योर्ड हैं कि आपको एक मिनिमम जो पेंशन जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती थी वो मिलती ही है। सो ये इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। इसकी और डिटेल एक्सेल के साथ कैलकुलेशन लेके मैं अगली वीडियो में आऊँगा। और फाइनल मैसेज जैसा है कि आपका पैसा है, आपका भविष्य और आपकी पेंशन है, तो आपको सोच समझ के इस पर एक डिसीजन लेना है। इस वीडियो का जो मकसद है वो आपको यूपीएस के बारे में जानकारी देना, जागरूकता देना, क्योंकि कई लोग हैं, स्पेशली मैं देखता हूँ जो पुलिस में है, फोर्सेस में है, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। वो लोग हार्ड वर्क, मतलब उनका काम इतना ज़्यादा होता है कि वो कई बार पढ़ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या निटिग्रिटीज़ हैं, इसकी बारीकियाँ क्या है, इसके बारे में समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगी हो, गलती लगी हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसको सुधार करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।